अब नाजरीन, आज 28 अक्टूबर है और पल पल न्यूज़ की 15 बड़ी खबरों में आपका खैर मकदम है। मैं आपका मेज़बान नदीम अकरम, जहां हम इस खबर में बात करेंगे आयतुल्लाह अली खमेनी के ऐलान की, इसमें हम बात करेंगे यमन की तैयारी की, इसमें हम बात करेंगे इजराइल के लीक हुए डाटा की, और इसमें हम बात करेंगे कमज़ोर होते इजराइल की, और इसमें हम बात करेंगे कि कैसे मासूम बच्चों को शहीद करने का सिलसिला अभी भी लगातार जारी है। ये तमाम बड़ी खबरें आपकी स्क्रीन पर होंगी, पर सबसे पहले अपील कि पल पल न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सच्ची पत्रकारिता को बचाने के लिए चैनल को ज्वाइन कीजिए। दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, आप पहली खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहां मासूम बच्ची जैनाब शहीद हो गई हैं। मासूम बच्ची जैनाब अल गुल शहीद हो गई हैं जब वे आसमा स्कूल में बिस्किट का खाना लेने के लिए कतार में खड़ी थी। ये स्कूल गजा शहर के पश्चिम में अल शाती कैंप में वाक़े है, जिसे कब्जा करने वाली ताकतों ने निशाना बनाया हुआ है। इस दिलखराश हमले में दर्जनों दूसरे बच्चों ने भी इसी तरह मुकद्दर पाया, जहां कई मासूम जिंदगियां बेकसूर ही छीनी गई। इस वाक़े ने इलाके में जारी जुल्म सितम और बेकसूर लोगों पर होने वाले हमलों की हकीकत को बेनकाब किया है, जहां अमन की तलाश में बच्चों तक को मौत का सामना करना पड़ रहा है। वहीं आप दूसरी खबर देख सकते हैं कि 2600 इजरायली 1 अक्टूबर से लेकर के आज की तारीख तक जख्मी हुए हैं। लेबनान में ज़मीनी जंग शुरुआत के बाद से इजराइल को लगातार बढ़ते हुए जानी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। 1 अक्टूबर को लेबनान पर ज़मीनी जंग शुरू होने के बाद से 27 दिनों में 2601 अफराद के जख्मी होने की तस्दीक हुई है, जो कि इजरायली वजारत सेहत के सार्वजनिक रिकॉर्ड से हासिल की गई है। मालूमात के मुताबिक ये आंकड़े इजराइल के लिए जंग में बढ़ते हुए असर और इसकी शिद्दत को वाज़ेह तौर पर दिखाते हैं, और ये उस देश का हाल है जिसमें दुनिया भर की ताकतें मौजूद हैं। इजरायली अफवाज को लेबनान की सरहद पर और इसके आसपास के इलाकों में कई मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, जहां जंगजू लगातार अपनी तहरीक चला रहे हैं और हमलों की तादाद और शिद्दत से खासा इजाफा हुआ है। लेबनान के अंदर दाखिल होने के बाद से इजरायली अफवाज को जदीद हमलों का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से जख्मी होने वालों की तादाद में तेजी से इजाफा हो रहा है। ये आंकड़े इस बात की गवाही देते हैं कि ज़मीनी जंग ने जंग के मैदान की सूरत हाल को न सिर्फ मुतासिर किया हुआ है, बल्कि इजराइल के लिए जानी नुकसान की तादाद में भी खतरनाक हद तक इजाफा कर दिया है। हर रोज दर्जनों जख्मी अस्पतालों में भर्ती हो रहे हैं, जिनमें से कुछ की हालत नाजुक बनी हुई है। ये इजराइल का डाटा सामने आने के बाद एक हड़कंप मचा है, और ये उन लोगों के लिए है जो हर बात पर पूछते हैं इजराइल में कुछ नहीं हो रहा। वहीं आप तीसरी खबर देख सकते हैं, ईरान हमले के लिए तैयार है। सदर मसूद पेशेश्किन ने कहा है कि तेहरान ज़ियोनिस्ट निज़ाम के हमलों की कार्रवाई का मुनासिब जवाब देगा। उन्होंने तफसीलात में जाते हुए कहा कि ईरान किसी भी हमले को बर्दाश्त नहीं करेगा और मुल्क की खुद मुख्तारी और हिफाजत के लिए हर मुमकिन इकदाम उठाया जाएगा। पेशेश्किन ने जोर देकर के कहा कि ज़ियोनिस्ट निज़ाम की तरफ से की जाने वाली हमलों की कार्रवाई का जवाब देने का हक ईरान के पास महफूज है, और इसका जवाब मजबूती और हिकमत के साथ दिया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि हमारी सिक्योरिटी अफवाज और दिफाई इक़दामात पूरी तरह से तैयार है और किसी भी किस्म की बेवकूफ़ी का जवाब देने के लिए हर वक्त चौकस है। सदर पेशेश्किन ने इस बात पर जोर दिया कि इजराइल के अमलात सिर्फ जंग को बढ़ावा दे रहे हैं और इलाके में बेकरारी का सबब बन रहे हैं। उन्होंने कहा कि ज़ियोनिस्ट निज़ाम के हमले हरकतें आलमी कानून की खुली खिलाफ वर्जी है, और इसका जवाब देना हमारी हुकूमत का जायज़ हक है। पेशेश्किन ने आलमी बिरादरी से भी मुतालबा किया कि वे इस सूरत हाल को संजीदगी से ले और इजराइल के खिलाफ इकदाम करें, ताकि इलाके में अमनो और सलामती कायम रह सके।
उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ईरान कभी भी खुद मुख्तारी पर समझौता नहीं कर सकता और हर किस्म के हमले का मुनासिब जवाब देगा और सब्र संयम का इम्तिहान से जवाब दिया जाएगा। वहीं आप चौथी खबर देख सकते हैं, ओआईसी का बयान सामने आया है दोस्तों। हालांकि ओआईसी की कोई अहमियत बीते 1 साल जंग के दौरान नहीं रही है, पर इजरायली हमले की कार्रवाइयों के खिलाफ ईरान के लिए सख्त मजम्मत की है। ओआईसी ने अपने बयान में कहा है कि इजराइल के हमले अमलात बैनुल अक़वामी क़वानीन और इंसानी हुकूक की सख्त खिलाफ वर्जी है और इस तरह की हरकतें इलाकों में कशीदगी को बढ़ाने का सबब बन रही हैं। तंजीम ने यह जोर देकर के कहा है कि किसी भी मुल्क की खुद मुख्तारी और हिफाजत पर इस किस्म के हमले हरगिज कबूल नहीं किए जा सकते। ओआईसी ने यह भी कहा कि इजराइल हमले सिर्फ ईरान ही नहीं बल्कि पूरे मुस्लिम आलम के खिलाफ एक खुला चैलेंज है। यह तंजीम ने आलमी बिरादरी से मुतालबा किया है कि वे इस सूरत हाल पर संजीदगी से गौर करें और इजराइल के खिलाफ इकदाम उठाए ताकि इलाके में अमन और सलामती को बरकरार रखा जाए। ओआईसी के बयान में यह भी कहा गया कि इजराइल निज़ाम का अमल ईरानी अवाम और हुकूमत को दबाने की नाकाम कोशिश है। तंजीम ने इजराइल की जानिब से जारी हमले, अमलात और फौजी कार्रवाइयों की सख्त अल्फाज में मजम्मत की है। दोस्तों, इस पर ज़्यादा ना बात करते हुए बस इतना ही कहना चाहूँगा कि बीते 1 साल में अगर ओआईसी ने, जो कि सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि 57 मुस्लिम देश है साहब, किसी भी देश के ऊपर चढ़ाई कर दे तो उसका तेल ऐसे ही निकाल सकते हैं, पर बड़े ही अफसोस के साथ कहना पड़ा है कि ये 57 मुस्लिम देश सिर्फ हाथ पर हाथ धरे बीते 1 साल में बैठे रहे, सिर्फ या तो निंदा की या तो किसी फैसले का स्वागत किया या कुछ नहीं किया, तो सब ने एक साथ बैठ करके मीटिंगें की हैं। वहीं आप 5वीं खबर देख सकते हैं कि ईरान की Su-35 जंगी जहाज की मांग बढ़ गई है। अगर ईरान के पास दर्जनों Su-35 जंगी जहाज होते तो ईरानी इस्लामी रिपब्लिक एयरफोर्स इराकी फिजाई हुदूद के अंदर इजरायली F-16 और F-15 को बेअसर कर सकता था। मौजूदा सूरत हाल में ईरानी हवाई ताकत को मजबूत बनाना और फौजी इक़दामात को तेजी से अंजाम देना निहायत ज़रूरी हो चुका है। हवाई ताकत का मसला फ़ौरन हल किया जाना चाहिए ताकि मुल्क की दिफाई सलाहियतों में इजाफा हो सके और दुश्मन की किसी भी किस्म के हमले का मुनासिब जवाब दिया जा सके। Su-35 जैसे जदीद जंगी जहाज़ों की दस्तयाबी न सिर्फ ईरान की हवाई हिफाजत को मजबूत करेगी बल्कि इलाकाई दिफाई मजबूती के लिए भी एक अहम फैसला साबित होगा। वहीं आप 6ठी खबर देख सकते हैं कि खामेनी का हुक्म आ गया है। जी हाँ, आयतुल्लाह अली खामेनी ने कहा है कि रात पहले इजराइल ने एक गलत कदम उठाया। हमें उन्हें ईरानी कौम की ताकत, अज़्म और पेशकदमी का एहसास दिलाना होगा। ये बयान बहुत अहम है और इसके पीछे एक गहरी मानी खेस छुपी हो सकती है। उन्होंने इस पर जोर दिया कि हमारे हुकाम को ये बात बखूबी समझनी चाहिए कि क्या करने की ज़रूरत है ताकि दुश्मन के सामने ईरानी कौम की ताकत को पेश किया जा सके और मुल्क के बेहतरीन मुफादात में जो भी मुनासिब हो उसे अंजाम दें। ये बयान मुल्क की हिफाजत और ख़ुद मुख्तारी के लिए एक मजबूत पैगाम है जिसमें हुकाम से मुतालबा किया गया है कि वे होशियारी और अक्लमंदी से हालात का जायज़ा लेकर मुनासिब इक़दाम उठाएं ताकि दुश्मन को ईरान की असली ताकत और हौसले का अंदाज़ा हो सके। ये खुद ईरान के सर्वोच्च नेता का कहना है। वहीं आप 7वीं खबर देख सकते हैं कि ईरान के फाइटर जेट तैयार हो रहे हैं। ईरान ने पश्चिमी ईरान के हमदान में एक एयरबेस का मजबूत फाइटर जेट हैंगर बनाना शुरू कर दिया है। कयास लगाए जा रहे हैं कि ये हैंगर रूस से शामिल किए गए हासिल किए जाने वाले Su-35 जंगी जहाज़ों के आने वाले बेड़े को रखने के लिए बनाए जा रहे हैं। यह इक़दाम ईरान की हवाई ताकत को मजबूत बनाने, अपनी दिफाई सलाहियतों में इजाफा करने की तरफ से और एक अहम कदम समझा जा रहा है।
जहां मजबूत और महफूज हैंगर न सिर्फ इन जदीद जंगी जहाज़ों को महफूज रखेंगे बल्कि किसी भी हमले की कार्रवाई के दौरान उनकी तैयारी और हिफाजत में भी अहम किरदार अदा करेंगे। रूस से SU-35 का हासिल होना ईरानी हवाई ताकत के लिए एक बड़ी तब्दीली साबित हो सकता है, जो कि मुल्क की दिफाई हिफाजत को बेहतर बनाएगा और इलाकाई ताउन पर भी बड़ा असर डाल सकता है। वहीं आप 8वीं खबर देख सकते हैं कि आतंकी हमले में ईरान के 10 जवान जो हैं वो शहीद हो गए हैं। ईरानी वजारत दाखिला ने ऐलान किया कि बलूचिस्तान के ताफान के इलाके में 10 सरहदी गार्ड शहीद हो गए हैं। मुकामी ज़राए के मुताबिक 2 फौजी गाड़ियों को मुसल्ह अफराद ने निशाना बनाया, जिसमें गाड़ियों में मौजूद कई फौजी हलाक और ज़ख्मी हुए। माना जा रहा है कि इस हमले को जैश अल अदल नामी दहशतगर्द तंजीम, जो कि अमेरिका के फंड पर चलता है, उसने अंजाम दिया है। बलूचिस्तान में हुई कशीदगी और सरहदी इलाकों में अमनो अमान की खराब सूरत हाल को उजागर करता है, जहां अक्सर दहशतगर्द तंजीमें फौजी और सिक्योरिटी एहलकारों को निशाना बनाती रही हैं। वहीं आप 9वीं खबर देख सकते हैं, जल उठा इजराइल का तमरा शहर। जी हां, इजराइल का तमला शहर में हालात खतरनाक होते जा रहे हैं, जहां हालिया हिजबुल्लाह की रॉकेट बौछार के बाद कई गाड़ियां आग की लपटों में घिर गई हैं। रॉकेट हमले के बाद का मंजर निहायत अफरा तफरी और खौफनाक था, जहां हर तरफ आग की लपटें उठ रही थी और काले धुएं का गुब्बार आसमान को ढक रहा था। इस हमले ने न सिर्फ तमरा शहर की शहरी आबादी में खौफ और बेचैनी पैदा कर दी है, बल्कि इजराइल की सिक्योरिटी और दिफाई इक़दामात पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं कि भैया जो सबसे ज़्यादा महफूज था आयरन डोम कहाँ है। चश्मदीदों का कहना है कि रॉकेट बौछार के फौरन बाद कई गाड़ियों में आग भड़क उठी, जिसकी वजह से धमाकों की आवाज़ भी सुनाई दी। इस हमले ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में अफरा तफरी और कैफियत पैदा कर दी है, जहां लोग अपनी जानें बचाने के लिए इधर उधर भागते नजर आए हैं। फायर ब्रिगेड और इमरजेंसी सर्विसेज की टीमें आग पर काबू पाने और जख्मियों को अस्पताल पहुंचाने में मसरूफ हो गई हैं। जहां तमरा शहर पर हुए इस ताज़ा हमले ने एक बार फिर इलाके में बढ़ती हुई कशीदगी और जंग की शिद्दत को उजागर कर दिया है और हिजबुल्लाह की रॉकेट बौछारें इजराइल के कई शहरों में जानी और माली नुकसान का सबब भी बन रही हैं और हर रोज हमलों की तादाद और उनके असरात बढ़ते जा रहे हैं, जो कि सैयद हसन नसरुल्लाह के शहीद होने के बाद और तेज हो गई है। वहीं आप 10वीं खबर देख सकते हैं कि लेबनानी ऑपरेशंस का खुलासा किया गया है। दोस्तों, आप स्क्रीन पर यह तस्वीर भी देख रहे हैं, जहां शनिवार को ये हमले किए गए, जो कि अंजाम दिए गए हिजबुल्लाह द्वारा, जहां इस तस्वीर में ये साफ तौर पर बताया जा रहा है कि तकरीबन 33 इजरायली फौजियों को हलाक किया गया है। वहीं ये बताया गया कि तकरीबन 14 जो मिलिट्री बेसिस हैं उसको निशाना बनाया गया है, जिसमें उन्होंने बताया कि हमने तकरीबन 17 जो मिसाइल है उसका इस्तेमाल किया, 2 ड्रोन का हमने इस्तेमाल किया है और साथ ही साथ ये भी बताया कि हमने इसमें 7 जो कंस्ट्रक्शन के अंदर आए थे, लेबनान के अंदर जो फौजी बढ़े थे अंदर की तरफ, उन पर बड़े हमले किए हैं, जहां इन पूरे हमलों में 33 इजरायली फौजी जो हैं आज के दिन में ढेर हुए हैं। और यही संख्या बताने का काम जब इजराइल द्वारा होना था तो उसने बताया कि महज 50 जख्मी हुए हैं और 2 ही मरे हैं। और यह नौबत आ चुकी है हिजबुल्लाह के हमलों की कि उसे अपने इजरायली मीडिया को ब्लैकआउट करना पड़ा है और कहा है कि इसकी हकीकत दुनिया के सामने नहीं जानी चाहिए, जिसके साथ दुनिया की सारी ताकतें खड़ी हैं, जिसके साथ खुद एक सुपर पावर खड़ा हुआ है, वो लेबनान में बेमौत मारा जा रहा है, घेर करके हिजबुल्लाह की तरफ से उसके ऊपर हमले तेज कर दिए गए हैं। वहीं दोस्तों, बढ़ते हैं 11वीं खबर की तरफ, जहां गजा में अभी भी जंग जारी है। जी हां, अल कसाम ब्रिगेड की मिलिट्री मीडिया यूनिट्स
जो कि हमास का मिलिट्री विंग है, उसने रविवार को एक वीडियो जारी किया जिसमें उसके जंगजू इलाकों का लड़ाकों का हमला दिखाया गया है। ये हमला उत्तरी गजा के जबलिया शरणार्थी कैंप में एक इमारत पर हुआ था जहां इजरायली कब्जा फौजियों ने पनाह ले रखी थी। इस वक्त इजराइल ने गजा में सख्त घेराबंदी लागू की हुई है और फलस्तीनी शहरी आबादी के खिलाफ जुल्म और सितम जारी कर रखा है। जहां बात की जाए 23 अक्टूबर की तारीख वाले इस वीडियो में यह दिखाया गया है कि कई इजरायली फौजी इमारतें में दाखिल हो रहे हैं, वहां अपनी पोजीशन ले रहे हैं। करीब ही एक बड़ी गाड़ी भी नजर आ रही है जिससे ये इम्कान जाहिर होता है कि ये इमारत जबलिया कैंप में कब्जा फौज के लिए एक कमांड पोस्ट के तौर पर इस्तेमाल हो रही थी। इसके बाद अल कस्साम के लड़ाकों ने उस इमारत के सामने वाली इमारत से फौजियों पर भारी फायरिंग शुरू की और फिर एक टीपीजी NT-40 फिक्शन शेल के जरिए हमला किया जो कि सीधा फौजियों की पोजीशन पर जाकर के लगा और फौजी जितने भी वहां मौजूद थे वो हलाक हो गए हैं। वहीं आप 12वीं खबर देख सकते हैं कि फिलिस्तीनियों का किडनैप किया जा रहा है। मकबूजा पश्चिमी किनारे में इजरायली कब्जा फौज ने मुख्तलिफ शहरों जिनमें अल खलील, जेनिन और रामला शामिल है, उसमें कम से कम 12 फिलिस्तीनियों को गिरफ्तार किया गया है। ये जानकारी कैदी और साबिक कैदी उमर कमीशन और फलस्तीनी कैदी सोसाइटी के एक मुश्तरका बयान के हवाले से दी गई है। बयान और वफा न्यूज़ एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक इन गिरफ्तारियों के दौरान कई जगहों पर तजावीज़ और ज़बरदस्ती की गई है जिसमें गिरफ्तार शुदा अफराद और उनके ख़ानदानों के साथ तशद्दुद, शदीद मारपीट और धमकियां शामिल थी। इसके अलावा फौजियों ने घरों में दाखिल होकर संपत्ति को भी नुकसान पहुंचाया है। अक्टूबर 2023 में फ़लस्तीनी अवाम के खिलाफ शुरू हुए मौजूदा इजरायली हमलों के बाद से अब तक का मकबूजा पश्चिमी किनारे में गिरफ्तार किए गए फ़लस्तीनियों की तादाद तकरीबन 11,400 से ज़्यादा हो चुकी है, जिसमें अल-कुदूस से गिरफ्तार किए गए लोग भी शामिल हैं। ये तादाद इस बात को उजागर करती है कि मौजूदा कशीदगी ने फ़लस्तीनी अवाम के लिए एक हालत को कितना मुश्किल और ख़तरनाक बना दिया है। वहीं आप 13वीं खबर देख सकते हैं कि जंग में यमन की एक बड़ी तैयारी देखने को मिली है, जहां यमनी मुस्लिह अफवाज ने ज़मीनी यूनिट्स ने पश्चिमी साहिल के साथ एक सिलसिलेवार फौजी मशक़े की यमन की सबा न्यूज़ एजेंसी ने रविवार को रिपोर्ट दी है। ये फौजी कार्रवाई वादा फतह और मुक़द्दस जिहाद का हिस्सा है जिसे यमनी मुस्लिह अफवाज ने फ़लस्तीनी और लेबनानी अवाम की हिमायत में और ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड की 1 साल की सालगिरह के मौके पर अंजाम दिया है। जैसा कि सबा न्यूज़ ने यह बताया कि इस मश्क में यमनी मुस्लिह अफवाज ने दुश्मन ताकतों की बड़े पैमाने पर हमले की कार्रवाई का जवाब देने की तैयारी की है, जिसमें 4 फर्जी हमलों की लहर भी शामिल थी। इनमें दुश्मन की जंगी जहाज और अम्फीबियस और हमलों के लिए तैयार होने वाले जहाज भी शामिल थे जो यमनी साहिल के साथ साथ हमले की कोशिश कर रहे हैं। ये मश्क यमन की दिफाई सलाहियतों को मजबूत करने और दुश्मन की ज़राहियत का मुकाबला करने के लिए एक अहम इक़दाम था जो कि इलाके में बढ़ती कशीदगी के दरमियान अंजाम दी गई है, जो कि ये क्लियर मैसेज है यमन की तरफ से कि वो अब इसका हिस्सा बनने जा रहा है। वहीं आप 14वीं खबर देख सकते हैं, 180 सहाफ़ी शहीद कर दिए गए हैं। गजा के हुकूमती मीडिया ऑफिस ने रिपोर्ट जारी की है कि इजरायली कब्जा ताकतों की तरफ से गजा पट्टी के खिलाफ जारी नस्ल कुशी के आगाज के बाद से शहीद होने वाले सहाफ़ियों की तादाद 180 तक पहुंच गई है। ये ऐलान उस वक्त किया गया है जब अल अक्सा टीवी के डिजिटल मीडिया डिपार्टमेंट के सरबराह सहाफ़ी सईद रदवान सनद, एजेंसी के सहाफ़ी हमजा अबू सलामिया, अल कुदूस न्यूज़ के सहाफ़ी हनीन महमूद बारूद और एडिटर हमजा यूसुफ अबू सलामिया इजरायली हमलों के दौरान शहीद हो गए।
یہ حملہ اسما اسکول پر کیا گیا تھا جو غزہ شہر کے پشچم میں بے گھر ہوئے لوگوں کے لیے پناہ گاہ کا کام کرتا تھا۔ میڈیا آفس نے اسرائیلی قبضہ طاقتوں دوارا فلسطینی صحافیوں کو نشانہ بنانے، قتل کرنے اور غیر قانونی طریقے سے شہید کرنے کی سخت الفاظ میں مذمت کی ہے اور اس جگھنیہ جرم کی پوری ذمہ داری قبضہ طاقتوں پر ڈال دی گئی ہے۔ اس آفس نے عالمی برادری اور متعلقہ تنظیموں سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ قبضہ طاقتوں کے خلاف اقدام کریں اور بین الاقوامی عدالتوں میں اس کے جاری جرموں کے لیے جواب دہ ٹھہرائیں۔ ساتھ ہی اس پر نسل کشی کو روکنے کے لیے دباؤ ڈالا جائے، ایسی تمام باتیں کہی گئی ہیں۔ وہیں آج کی آخری اور 15ویں خبر دیکھ سکتے ہیں کہ مشکل میں اسرائیل ہے۔ جی ہاں، اسرائیلی قبضہ وزیر اعظم بنیامین نتن یاہو نے اس بات پر زور دیا ہے کہ اسرائیل ایک مشکل استتو کی جنگ میں مشغول ہے، جس میں راستے میں دردناک نقصان بھی اٹھانے پڑ رہے ہیں۔ نتن یاہو کا یہ بیان اس وقت آیا ہے جب تیل اویو کے اتر میں واقع اسرائیلی قبضہ بیس گالی لوٹ کے قریب ایک جنگجو کارروائی ہوئی تھی، جس میں گاڑی کو ٹکر مارنے کا واقع پیش آیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم گلی لوٹ واقعے کی آخری تحقیقات کا انتظار کر رہے ہیں۔ اس بیچ اسرائیلی قبضہ سیکیورٹی وزیر یوو گیلنٹ نے یہ صاف طور پر اشارہ دیا کہ غزہ سے اسرائیلی قیدیوں کو واپس لانے کے لیے ہماری جانب سے تکلیف دہ رعایتیں دینا پڑ سکتی ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہر مقصد فوجی کارروائی کے ذرائع حاصل نہیں ہوتا ہے اور طاقت ہر چیز کا مطالبہ کرتی نہیں ہے۔ نتن یاہو اور گیلنٹ کے بیانوں سے ایک ہار جھلکتی ہے، جس میں پہلے اسرائیلی فوجی افسران نے یہ بھی رائے دی تھی کہ ہو سکتا ہے کہ اب اسرائیلی حکومت کے لیے یہ وقت آ گیا ہے کہ وہ غزہ پر جاری جنگ کو روکنے کے لیے تیار ہونے کا اظہار کرے۔ پر دوستوں، جنگ کے ایک سال میں جنہوں نے اسماعیل ہانیہ کو شہید کر دیا، جنہوں نے یحییٰ سنوار کو شہید کر دیا، لبنان میں سید حسن نصر اللہ کو شہید کر دیا، اس کے بعد حزب اللہ کے نئے چیف ہاشم صفی الدین کو شہید کر دیا، ایک جیت کے طور پر سیلیبریٹ کرنا تھا۔ اور سب سے بڑی جنگ ہی اس بات پر شروع کی گئی کہ منٹوں میں ہم اپنے بندھکوں کو چھڑا لائیں گے حماس سے، اور 1 سال ہو چکے ہیں، اور 1 سال سے زیادہ سمے میں آپ نے 4 بڑے ناموں کو شہید کر دیا، جن کے اوپر آپ نے آروپ لگائے کہ ہماری عوام کے لیے خطرہ تھے۔ اس کے باوجود آپ اپنی عوام کو بچانے میں ناکامیاب ہیں۔ اب تو عالم یہ ہے کہ ڈرون آپ کے گھروں تک پہنچ چکے ہیں، بنکروں میں پینٹ اٹھا کر کے آپ کو بھاگنا پڑ رہا ہے جان بچانے کے لیے کہ کہیں دوسری کوئی میسائل یا ڈرون ہمارے اوپر آ کر نہ گر جائے۔ یہ ہار صاف طور پر جھلکتی ہے نتن یاہو اور گیلنٹ کے چہروں پر۔